हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज के वीडियो लेक्चर में शुरुआत करते हैं कुछ नए टॉपिक्स के साथ, जिनका नाम क्या है, एरिया वेक्टर। सबसे पहले हम समझेंगे कि एरिया वेक्टर ये होता क्या है। एरिया से रिलेटेड है तो हम जानेंगे कि एरिया वेक्टर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्या इसकी डायरेक्शंस होती है और कैसे इसको देखा जाता है। एरिया वेक्टर खत्म करते ही हम मूव करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड तो समझ लिया कि एक पॉइंट से या एक पॉइंट चार्ज से अगर कितने पर्टिकुलर डिस्टेंस हमें देखना है कि कितना फोर्स वो चीज एक्सपीरियंस कर रही है, तो हम क्या बोल देते हैं उसको, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इसके बाद समझते हुए इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे हम काम करेंगे। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जैसे ही समझ लेंगे, नेक्स्ट टॉपिक अपना आएगा गॉस थ्योरम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको भी हम धीरे धीरे समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमने टॉपिक नंबर 1, जिसका नाम है एरिया वेक्टर। अगर मैं एरिया वेक्टर की बात करूं, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, एरिया वेक्टर की, एरिया वेक्टर की। एरिया वेक्टर समझने से पहले अगर मैं आपको बोलूं कि जो एरिया होता है, जैसे जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती है फिजिक्स के अंदर, जितनी भी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज होती है, या तो हम उनको स्केलर में रखते हैं या फिर हम उनको किस में रखते हैं, वेक्टर। वैसे एक फिजिकल क्वांटिटी जिसका नाम क्या है, एरिया। तो एरिया हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होता है तो सीधी सी बात है, इसमें मैग्नीट्यूड तो होता ही है, क्योंकि स्केलर या वेक्टर आप दोनों की बात कर लो, दोनों के अंदर हमारा मैग्नीट्यूड तो होता है। इसके अंदर एक एक्स्ट्रा चीज हो जाती है जो बोलते हैं डायरेक्शन, जिसको हम क्या बोल देते हैं, डायरेक्शन। हमें ये देखना पड़ेगा कि पर्टिकुलर अगर हम किसी चीज का एरिया निकालते हैं तो उसका एरिया जो वेक्टर होता है वो एक डायरेक्शन को हमें शो करता है। अब उसकी डायरेक्शन क्या होती है, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि अगर मेरे पास कैसा है सरफेस है, ओपन सरफेस है। कैसा सरफेस है, ओपन सरफेस। ओपन सरफेस क्या होता है, जो कि क्लोज नहीं होता। जैसे मैंने ये बना दिया, हमारा क्या हो सकता है, एक ये ओपन सरफेस होता है। एक और अगर मैं बनाऊं तो हमारा आता है क्लोज सरफेस, क्लोज्ड सरफेस। तो क्लोज सरफेस क्या होता है, जो सीधी सी बात है ओपन नहीं है। जैसे कि आप अपना क्यूबॉइड ले सकते हो, ये क्या हो जाता है आपका एक क्लोज सरफेस, जिसके अंदर हम कुछ रखते हैं एक बॉक्स की तरह, इसको हम क्या कर देते हैं, क्लोज। तो एरिया वेक्टर हमारा क्लोज सरफेस के लिए अलग तरीके से निकलता है और ओपन सरफेस के लिए अलग तरीके से निकलता है। लेकिन अगर जनरल बात करें तो जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है, जो हमारे क्या होती है एरिया वेक्टर की सर डायरेक्शन होती है, वो हमेशा क्या होती है, नॉर्मल टू सरफेस होती है, नॉर्मल टू सरफेस होती है। अगर मैं बात करूं नॉर्मल टू सरफेस, नॉर्मल टू सरफेस का क्या मतलब है कि अगर मेरा ये सरफेस है, या हम बोल सकते हैं कि वो सरफेस के साथ कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अगर मैं बोलूं मेरा ये सरफेस है, मैंने क्या बनाया, ये मेरा क्या है, सरफेस। अगर मुझे इसमें से एरिया वेक्टर निकालना है तो मुझे एक डायरेक्शन के साथ इसको शो करना पड़ेगा। लेट्स से मैंने बोला यहां से मैं क्या निकालना चाह रहा हूं, एरिया वेक्टर। तो इसका डायरेक्शन ऐसे हम क्या निकालेंगे, सरफेस से 90 डिग्री पे, सरफेस के साथ क्या बना रहा होगा, ये 90 डिग्री का एंगल बना होगा। अगर ये मेरा हाथ क्या है, सरफेस है, तो इससे ऐसे बाहर निकलता हुआ हम क्या बनाएंगे, एरिया वेक्टर। कैसे, ऐसे बाहर निकलता हुआ, और इसको हम डिनोट करेंगे ए फॉर एरिया। और ये जो एरो आया ये शो करता है ये एरिया वेक्टर है, और इसका डायरेक्शन कैसा है, नॉर्मल टू सरफेस और आउटवर्ड। लेकिन क्या हमेशा ये आउटवर्ड होता है, नहीं सर, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड हो ये जरूरी नहीं है। अगर मेरा ओपन सरफेस है, अगर मेरा कैसा सरफेस है, ओपन, ओपन सरफेस के लिए जो एरिया वेक्टर होता है उसका डायरेक्शन आपका आउटवर्ड भी हो सकता है और उसका डायरेक्शन आपका इनवर्ड भी हो सकता है। मतलब आउटवर्ड एंड इनवर्ड बोथ डायरेक्शंस आर पॉसिबल। अगर मैं इसको एक डायग्राम के थ्रू बनाऊं तो मैं क्या बोल सकता हूं कि अगर यहां से मैं एक एरिया वेक्टर निकाल रहा हूं तो एरिया वेक्टर ऐसे बाहर की तरफ भी हो सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आउटवर्ड। और एरिया वेक्टर ऐसे अंदर की तरफ भी जा सकता है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर, और ये क्या हो जाएगा, इनवर्ड। 2D फिगर में थोड़ा सा कम समझ आता है, लेकिन अगर मैं अपने एक हाथ को सरफेस लूं तो ये मेरा क्या है, एक हाथ मेरा एक सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर ऐसे आउटवर्ड बाहर की तरफ भी जा सकता है और अंदर इनवर्ड की तरफ भी आ सकता है। लेकिन क्लोज सरफेस जो होते हैं, यहां पर डायरेक्शन हमें कन्वेंशन के थ्रू मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किसी भी क्लोज सरफेस के लिए हमेशा आउटवर्ड रहेगा। नॉर्मल टू सरफेस तो होगा, ये तो एक जनरल कंडीशन है, लेकिन डायरेक्शन कैसा रहेगा, हमेशा आउटवर्ड। तो अगर मैं इस सरफेस की डायरेक्शन बनाना चाहूं तो इसका जो एरिया वेक्टर आएगा, क्योंकि ये मेरा क्लोज सरफेस है, तो इसका जो एरिया वेक्टर आएगा, लेट्स से इसके 6 फेस है, 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस, 5 फेस, 6 फेस,
तो 6 फेस का एरिया वेक्टर किस तरफ आएगा, एरिया वेक्टर इसका ऐसे बाहर की तरफ आएगा, टोटली किस में आएगा, आउटवर्ड। तो इन क्लोज सरफेस डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज ऑलवेज आउटवर्ड। तो ये क्या हो गया, हमारे कुछ रिलेटेड बातें हो गई। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। जो एरिया हम नॉर्मली छोटी क्लासों में निकालते हुए आते हैं, बड़ी क्लास में आते हैं, हमें पता चलता है एरिया भी क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, जिसका हमें क्या निकालना पड़ता है, डायरेक्शन। अगर मेरा ओपन सरफेस है तो डायरेक्शन इनवर्ड भी हो सकता है और आउटवर्ड भी हो सकता है, लेकिन सरफेस से कैसा होगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। लेकिन अगर मेरा क्लोज सरफेस है तो मेरे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इनवर्ड नहीं हो सकता, हमेशा कैसा होगा, आउटवर्ड ही होगा। लेकिन सरफेस से कैसा बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल इधर भी बनाएगा। तो ये कुछ जनरल बातें हमारी एरिया वेक्टर से रिलेटेड जो हमारे आगे वाले कॉन्सेप्ट्स में समझने की क्या आएगी, हमेशा काम आएगी। तो इसी के साथ मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर अपन बात करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए हमें एक छोटी सी सिचुएशन सोचते हैं। मान लो आपके घर में एक विंडो बना हुआ है, मान लेते हैं हमारे घर में क्या बना हुआ है, एक विंडो बना हुआ है। ये मैंने क्या बना दिया, एक छोटा सा विंडो बना दिया। अब मुझे इस विंडो में ये देखना है कि इसमें कितनी हवा पास हो जाती है। बाहर अच्छी हवा चल रही है और मुझे ये देखना है इस विंडो से मेरे रूम में कितनी हवा अंदर आ जाती है। तो इसकी अगर मुझे कैलकुलेशन करनी है, अगर मुझे देखना है कि कितनी विंड आ जाती है, तो जो विंड आएगी वो दो चीजों पे डिपेंड करेगी। किस किस पे डिपेंड करेगी, एक तो डिपेंड करेगी एरिया ऑफ विंडो पे, एरिया ऑफ विंडो पे, और दूसरा किस पे डिपेंड करेगी, दूसरा डिपेंड करेगी स्पीड ऑफ विंड। दूसरा किस पे डिपेंड करेगी, स्पीड ऑफ विंड, जिसको मैं क्या बोलता हूं, इंटेंसिटी भी बोल सकता हूं। मैं क्या बोल सकता हूं, इंटेंसिटी, जब भी हम किसकी बात कर लेते हैं, स्पीड। तो इस पर्टिकुलर विंडो में से जितनी एयर बाहर निकलेगी, मेरे रूम में आएगी, वो दो चीजों पे डिपेंड करती है। एक तो कितना एरिया है और एक विंड स्पीड कितनी है, दोनों चीजों पे क्या करेगी, डिपेंड करेगी। एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लेते हैं मेरे पास एक पाइप है, मान लेते हैं मेरे पास क्या है, एक पाइप है। ये मेरे पास क्या आ गया, एक पाइप है, और इस पाइप में से क्या फ्लो हो रहा है सर, वाटर फ्लो हो रहा है। अपन क्या मान लेते हैं, इस पाइप से क्या फ्लो हो रहा है, हमारा वाटर फ्लो हो रहा है। यहां मैंने बना रखा है एक बकेट, यहां मैंने क्या बना दिया, एक प्यारा सा, ये मैंने बना दिया बकेट बना दिया। और ये जो वाटर है इस बकेट में क्या हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है। ये वाटर क्या हो रहा है, इस बकेट में आके ऐसे कलेक्ट होता जा रहा है। अगर मैं पूछूं कि इस बकेट में कितना वाटर कलेक्ट हो गया, तो भी आप दो ही चीजें बोलोगे। क्या बोलोगे, सर इस बकेट में जितना वाटर कलेक्ट हुआ है, इट डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, इट डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स, इट डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स हो जाएंगे सर, पहला फैक्टर तो क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ वाटर, और दूसरा फैक्टर हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ पाइप, एरिया ऑफ पाइप। इन दो चीजों पे डिपेंड करेगा इस बकेट में कितना वाटर कलेक्ट हुआ है। अच्छा, मैं अगर बोलूं कि पाइप अगर चल रहा है, पाइप के अंदर पानी है, विंड की कोई डायरेक्शन है, विंड की चाहे कोई भी डायरेक्शन हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो सिर्फ इतना देखना है कि मेरी खिड़की से कितनी विंड बाहर आ गई। विंड की अगर कोई भी डायरेक्शन हो, उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा। हमेशा जो मैटर करेगा मेरे लिए वो ये क्या करेगा कि मेरे रूम में कितनी हवा आ रही है, मुझे तो वो क्वांटिटी सिर्फ मैटर करेगी, इसके अलावा कुछ मैटर नहीं करेगा। अगर मैं इसको एक अलग तरीके से जोड़ूं, किस तरीके से, लेट्स से अपन देखते हैं। मान लेते हैं, हम क्या देखते हैं इसी में, चलो थोड़ा समझते हैं। मान लेते हैं अब मैं विंडो को और हमारी विंड को किन्हीं दो चीजों से रिप्लेस करता हूं। मान लेते हैं मैंने बोला मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड चल रही है, मेरे पास क्या चल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड चल रही है। ये मेरे पास क्या चल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड चल रही है। मान लेते हैं मेरे पास यहां पे कोई चार्ज है जो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। ये मेरी क्या है,
इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो इस डायरेक्शन में चलती जा रही है। ये मेरे पास आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मुझे देखना है, एक मैंने छोटा सा एरिया ले लिया। मैंने क्या ले लिया? छोटा सा एरिया। लेट्स से मैंने एक छोटा सा एरिया ले लिया। ये मैंने क्या ले लिया? एक छोटा सा एरिया ले लिया। या आप ये बोल सकते हैं इससे थोड़ा सा और छोटा एरिया ले लेते हैं। लेट्स से वापस अपन डायग्राम को बना लेते हैं। ये मैंने वापस से बनाई मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड्स। मैं मान लेता हूं बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स चल रही है। बहुत सारी क्या चल रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड्स। और यहां पर मैं अपनी एक छोटी सी ओपनिंग, ये मैंने एक छोटा सा क्या बना लिया? एरिया बना लिया। और मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से पास होंगी। ये ऐसे चली जाएगी, ये ऐसे चली जाएगी, ये यहां आ जाएगी, ये इधर आ जाएगी, ये ऐसे आ गई, ये ऐसे और ये ऐसे। मुझे सिर्फ इस चीज से मतलब है कि ये जो मेरी छोटी सी ओपनिंग है, यहां से मैं कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड्स को पास करवा सकता हूं। तो वही वाली बात होगी, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से पास करेंगी, ये भी दो चीजों पे डिपेंड करेगी। मैं यहां पे लिख देता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दी ओपनिंग डिपेंड्स अपॉन किन किन पे डिपेंड करेगा सर? पहला तो ये डिपेंड करेगा, फर्स्ट तो किस पे डिपेंड करेगा? एरिया ऑफ ओपनिंग, कितनी मैंने ओपनिंग दी है, जिसको मैं ए से रिप्रेजेंट कर लेता हूं। सेकेंड ये डिपेंड करेगा स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या मैं इसको बोल सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोल सकता हूं मैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर सकता हूं सर? ई वेक्टर से। तो एक तो मेरा ए पे डिपेंड कर रहा है एरिया, जो कि मैंने बता चुका। अब ये क्या हो चुका है? एरिया वेक्टर हो चुका है। और दूसरा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा। तो ये दोनों फैक्टर मुझे बताएंगे कि कितनी मेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये इस ओपनिंग से क्या हो गई? पास हो गई। मैंने देखा कि मेरी 20 लाइनें पास हो गई। कितनी लाइनें पास हो गई? 20 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो गई? पास हो गई। तो ये जो नंबर आया, इसी को मैं बोलता हूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको ही मैं क्या बोलता हूं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स सर कुछ और नहीं है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिर्फ वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो किसी पर्टिकुलर एरिया से पास हो जाती है, जो किसी पर्टिकुलर गिवन एरिया से मैं पास करवा देता हूं। फिर जो अमाउंट आता है, भले ही मैं बोलूं कि मैंने 100 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस छोड़ दी, लेकिन उस पर्टिकुलर एरिया से अगर मान लो 20 लाइंस ही पास हो रही है, तो मैं क्या बोलूंगा कि मेरा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कितना है? 20 है। मान लो मेरे पास 1000 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, लेकिन मेरे एरिया से 500 लाइंस ही पास हो रही है। मैंने उस 500 लाइंस को पकड़ के अपने पास रख लिया कि ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो मेरे गिवन एरिया से पास हो गई। तो मैं क्या बोलूंगा? यही मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरली क्या है? इट इज देन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक्ड विद द एरिया। इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लिंक्ड विद द एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं? अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करूं, मैं किसकी बात करूं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करूं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाता है? अगर शॉर्ट में लिखना चाहे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड linked with the सरफेस, या फिर आप एरिया भी इसको बोल सकते हो। भाई सरफेस है तो उसका क्या है? कोई ना कोई एरिया। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक बोलता है रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स का? तो ये मैंने आपको क्या बताया कि क्या रिलेशन होता है? जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक पर्टिकुलर एरिया से लिंक कर जाती है, उसी को मैं क्या नाम दे देता हूं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स नाम दे देता हूं।
तो यहां से अगर मैं बोलूं कि ये मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं, ये मान लेते हैं अपन क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहां पे मैंने क्या बनाया, मैंने बोला मैं देखना चाहता हूं इतने एरिया से मेरी कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट होती है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अपन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, फाई ई से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैंने वही बताया, ये किस पे डिपेंड करती है, टू फैक्टर्स पे, एक तो एरिया पे और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे। तो ये किस पे डिपेंड कर रही है, एक तो ई वेक्टर पे, ई वेक्टर। दूसरा किस पे डिपेंड कर रही है, ई क्रॉस या डॉट ए वेक्टर, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो ये किसका निकल के आ जाता है, हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्म, जिसमें ये क्या शो कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और ये क्या शो कर रहा है हमारा सर, ये हमारा शो कर रहा है एरिया वेक्टर को, या फिर वो कितना एरिया को लिंक करवा दे। लेकिन अगर मैं ये जो है इसको अगर मैं थोड़े से एंगल से टिल्ट कर दूं, अगर मैं इसको थोड़े से एंगल से टिल्ट कर दूं, वापस से मैंने क्या बनाया, ये मैंने वापस से बनाई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैंने क्या बनाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अभी जो मेरा एरिया था वो कैसा एरिया था, मैंने बोला ये मेरा एरिया, ये मेरा क्या है, एरिया। लेकिन अगर मैं और तो अगर ये एरिया था तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई, मैंने बोला फाई ई, कितना आ गया, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये मेरे पास क्या निकल के आ गया, इसका एक फॉर्मूला निकल के आ गया। लेकिन अगर इस एरिया को मैं थोड़ा सा टिल्ट कर दूं, एकदम मैं नॉर्मल ना रखूं, मैं क्या कर दूं, थोड़ा सा बदल दूं, तो नेक्स्ट सिनेरियो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट सिनेरियो मान लेते हैं मैं इसको थोड़ा सा क्या करूं, टिल्ट करूं, तो मेरे पास क्या आएगा, वापस अपन इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। ये मैंने क्या बनाया, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया। अब मैंने क्या किया, ये जो ऐसे था इसको थोड़े से एंगल पे मैंने क्या कर दिया, रोटेट करवा दिया। मान लेते हैं ये क्या था, कैसे था, ऐसे था, लेकिन अब मैंने बोल दिया इसको थोड़ा सा टिल्ट करते हैं, इसको थोड़ा सा अपन क्या करते हैं, टिल्ट। इतना कितने एंगल पे टिल्ट कर दिया, इसको मैंने थोड़ा सा क्या कर दिया, टिल्ट कर दिया, ऐसे कितने एंगल पे, टिल्ट। अब जो मेरा एरिया आएगा, जो मेरा क्या आएगा, एरिया, वो कितना एरिया निकल के आएगा, अब ये एरिया, ये वाला एरिया निकल के आएगा। पहले ये एरिया था, लेट्स से इसको अपन नाम दे देते हैं ए बी, और अब ये क्या हो गया, सी एंड डी। अब एरिया कौन सा हो गया, सी डी एरिया हो गया। अगर ये टीटा है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, टीटा। और हमने वेक्टर्स में, हमारा जो 11th का चैप्टर है वेक्टर्स, उसमें हमने बहुत अच्छे से समझ रखा है, जब अपन इसको कंपोनेंट्स में खोलते हैं, किस में खोलते हैं, कंपोनेंट्स में, तो ये बन जाता है, अगर ये ए है, ये किसकी वैल्यू है, ए की, तो ये बन जाएगा ए कॉस टीटा। ये कितना हो जाएगा, ए कॉस टीटा। अगर अब मैं फ्लक्स निकालना चाहूं, अगर मैं क्या निकालना चाहूं, अब मैं फ्लक्स फाई ई निकालना चाहूं, तो अब मेरे पास कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक, ये तो रहेगा, ये तो रहेगा, लेकिन अब ए की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ए कॉस टीटा, क्योंकि अब मेरे पास ए कॉस टीटा जितना ही एरिया है, पूरा ए के बराबर एरिया नहीं है। तो यहां से कितना आ जाएगा, ए कॉस टीटा। ये मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, नया फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। यहां से कुछ स्पेशल केसेस भी निकलते हैं। क्या स्पेशल केसेस निकलते हैं, अगर मैं इनकी क्या निकालना चाहूं, स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस में क्या होता है, ये जो मेरा टीटा है, सबसे पहले तो हम ये एंगल देखते हैं, ये एंगल किसके बीच में होता है, ये इट ऑलवेज बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, ई वेक्टर। मतलब ये जो टीटा होता है, ये ए और ई के बीच का एंगल होता है। मैंने आपको अच्छे से बताया था, क्या बताया था कि एरिया वेक्टर निकालते हैं तो अपन कैसे निकालते हैं, सरफेस से 90 डिग्री पे। तो लेट्स से मैं आपको समझाने के लिए, लेट्स से मेरे पास एक सरफेस है, ये मेरे पास क्या है, सरफेस है। यहां पे मान लेते हैं कोई चार्ज है, इस चार्ज, ये क्या है, आर डिस्टेंस पे है, और ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा है। तो इसका इस सरफेस से जो लिंक हो रहा है, लेट्स से मैं बोलता हूं यहाँ पे लिंक हो रहा है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कैसी आएगी, इस डायरेक्शन में क्या आएगी, मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी।
लेकिन इसी डायरेक्शन में मेरे पास क्या बनेगा, एक एरिया वेक्टर भी बनेगा। यहां पर क्या बनेगा, एरिया वेक्टर भी बनेगा। इनके बीच का जो एंगल होता है वही हमारा क्या होता है, एरिया वेक्टर। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर, उनके बीच का जो एंगल है वही हमारा क्या होता है, ये थीटा होता है। अब अगर अपन आगे चले तो मैं देखता हूं, अगर मेरे थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, अगर मेरा थीटा क्या हो जाए, 0 डिग्री के बराबर हो जाए, तो हमें पता है cos 0 क्या होता है, cos 0 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यहां पर हमारा अगर थीटा मेरा क्या हो जाए, 0 डिग्री हो जाए, तो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, फाई ई, जो कि मेरे पास कितना हो जाता है, ई ए, और cos 0 यहां पे हम क्या लिख लेंगे, cos 0 डिग्री। अगर cos 0 डिग्री की बात की जाए तो cos 0 डिग्री हमारे पास कितना होता है, 1 होता है। cos 0 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। तो यहां से मेरे पास फाई ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। लेकिन अगर मेरा थीटा बराबर कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, ये थीटा क्या है, ए और उसके बीच का हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो यहां से फाई ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, ई ए कॉस 90 डिग्री। cos 90 कितना होता है हमारा सर, 0 हो जाता है। तो यहां से पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो फाई ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास सर, 0 आ जाएगी। तो यहां से मैंने दो केस समझे। क्या केस समझा, कि अगर मेरे एरिया वेक्टर और मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री का है तो ठीक है, मेरे को इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल रहा है। लेकिन अगर मेरे एरिया वेक्टर और मेरे इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेक्टर, सॉरी एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच का एरिया 90 डिग्री है, तो मुझे कोई भी फ्लक्स नहीं मिलेगी। इसको थोड़ा और अपन डायग्राम के साथ समझते हैं। होप यहां तक आपने समझ लिया होगा। लेट्स से यहां पे हम दो केस लेते हैं। मैंने बोला केस नंबर 1। केस नंबर 1 में मैंने बनाया, ये मेरा एक सरफेस है, ये मेरा कैसा एक, ये सरफेस है, ये मेरा क्या है, सरफेस है। और मैं बोल रहा हूं कि मेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अलोंग चल रही है। कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसके चल रही है, अलोंग। मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल गई, इससे लिंक नहीं हुई। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकल गई मेरी, ऐसे निकल गई। अच्छा, ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ये मेरी कैसी डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। मैंने आपको बताया था कि जो एरिया वेक्टर होता है वो कैसा होता है, नॉर्मल टू द सरफेस होता है। एरिया वेक्टर कैसा बनेगा सर हमारा, नॉर्मल टू द सरफेस। तो नॉर्मल या तो इधर होता है 90 डिग्री, या फिर मैं ऐसे नीचे भी बना सकता हूं। तो एक बार मैं क्या बना लेता हूं, एरिया वेक्टर को नीचे बना लेता हूं। तो ये मेरा सरफेस, और इसके 90 डिग्री पे क्या आ रहे हैं मेरे, एरिया वेक्टर आ रहे हैं। 90 डिग्री पे क्या आ रहे हैं मेरे, एरिया वेक्टर आ रहे हैं। तो मैंने देखा कि एरिया वेक्टर ये रहा और इलेक्ट्रिक फील्ड ये रही, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितने का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो इस केस में मेरा जो फ्लक्स होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। कैसे 0 के बाद बराबर हो जाएगा, मुझे पता है फाई ई बराबर क्या होता है मेरा, ई ए कॉस थीटा। ये थीटा कौन सा है, ए और ई के बराबर, जो कि 90 डिग्री है। तो यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा, फाई ई बराबर ई ए कॉस 90 डिग्री, जो कि क्या हो जाता है 0। तो यहां से मेरे पास फाई ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 0 वैल्यू आ जाएगी। जैसे ही यहां पे 0 वैल्यू आई तो मैं केस 1 क्या लिख सकता हूं, व्हेन। केस 1 हम क्या लिख सकते हैं, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड, when electric field is along the surface, is along the surface। जब भी मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के अलोंग होती है तो वो एरिया वेक्टर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। अच्छा, केस 2। केस 2 हम क्या लेते हैं, जब जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है ये नॉर्मल टू द सरफेस हो जाए। केस 2 हम क्या लेंगे, केस 2। केस 2 क्या है, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस। अब वापस से हम एक सरफेस बना लेते हैं। ये मैंने क्या बना दिया सर, एक सरफेस बना दिया।
वापस से मेरा ये क्या है, सरफेस है। अब जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी है सर, नॉर्मल टू द सरफेस है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है सर, नॉर्मल टू द सरफेस। ये मैंने क्या बना दी, इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी। ये मैंने क्या बना दी सर, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मेरा आ गया ई वेक्टर। अच्छा, अगर ये नॉर्मल है तो एरिया वेक्टर भी क्या आएगा, नॉर्मल ही आएगा। तो यहां से हम क्या बनाते हैं, एरिया वेक्टर बनाते हैं। तो मैं बोलूंगा ये मेरा निकल के आया एरिया वेक्टर। यहीं से क्या निकल के आएगा, एरिया वेक्टर। ये क्या आ गया, ए। ये क्या आ गया, ए वेक्टर। ये क्या आ गया, ए वेक्टर। ये क्या आ जाएगा, ए वेक्टर। तो इस केस में मैंने देखा कि एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो यहां से फाई, अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाहें, फाई क्या है मेरी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाहें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, ई ए कॉस थीटा। तो इस बार मेरे पास जो फाई ई आएगा वो कितना आ जाएगा, ई डॉट ए। तो ये फर्क होता है जब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द सरफेस होती है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलता है, क्योंकि वो लिंक हो रहा होता है। जब तक लिंक नहीं होएगा हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के साथ लिंक नहीं होगी हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं मिलेगा। और जब अलोंग द चल रही थी, सामने से निकल गई थी, कुछ भी लिंक नहीं हुआ था, जिस वजह से हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी नहीं मिला था, क्योंकि एरिया वेक्टर से वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा था। होप ये दोनों चीजें आपको अच्छे से समझ आई होगी कि कैसे हम एरिया वेक्टर को कैलकुलेट करते हैं और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ लिंक करके इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेते हैं। लेकिन ये तो बात थी जब हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी कैसी थी, यूनिफॉर्म थी। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी थी हमारी, यूनिफॉर्म। अगर मेरी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए, जैसे हम एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड अभी तक तो क्या थी, यूनिफॉर्म थी, लेकिन अगर मैं बोलूं कि मेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी हो जाए, नॉन यूनिफॉर्म हो जाए। नॉन यूनिफॉर्म से क्या मतलब है सर, कि हम कोई ऐसा सरफेस ले, मान लेते हैं मैंने कोई ऐसा सरफेस ले लिया, ये मैंने क्या ले लिया, ऐसा सरफेस ले लिया, यहां पे मैंने एक चार्ज रख दिया, मैंने क्या रख दिया, इधर चार्ज रख दिया। अब ये चार्ज चारों तरफ में इलेक्ट्रिक फील्ड लेगा, यहां पर भी लेगा, यहां पर भी लेगा, इधर भी लेगा, यहां पर भी आएगी, इधर भी आएगी, इधर भी आएगी। तो मैंने एक चीज देखा कि अगर एक डायरेक्शन में, लेट्स से मैंने बोला ये अगर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसकी डायरेक्शन कैसी जा रही है, ऐसी मेरी कैसी जा रही है, ई वेक्टर की जा रही है। लेकिन अगर मैं यहां से एरिया वेक्टर निकालूंगा जो कि क्या होता है, सरफेस के नॉर्मल होता है। एरिया वेक्टर मेरा क्या होता है, सरफेस के एकदम नॉर्मल होता है। तो नॉर्मल ऐसे बनेगा, कैसा बनेगा, ऐसे। तो इसके बीच का क्या आएगा, एक एंगल थीटा आएगा। लेकिन मुझे पता है यहां पर आर अलग है, यहां पर R1 ले लो, इधर R2, क्योंकि सरफेस मेरा इररेगुलर है। तो यहां से जो डिस्टेंस है सरफेस तक की, वो सब में क्या होगी, अलग अलग होगी। और अगर सब में सब डिस्टेंस अलग अलग है तो मेरे को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, ई के बराबर क्या होता है, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो अगर ये आर सब में अलग अलग है तो सबके अंदर ई अलग अलग आएगा। ई मेरा कांस्टेंट नहीं होगा, यहां पर ई अलग आएगा, यहां पर ई अलग आएगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग आएगा। और हर जगह पे मेरे थीटा भी अलग अलग आएंगे। भाई यहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है तो क्या पता थीटा भी क्या निकल के आ जाए, ऐसा। तो ये जो थीटा है ये भी क्या आएंगे, डिफरेंट। तो जब भी मेरी नॉन यूनिफॉर्म होता है, जब भी मेरा क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है, तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि मेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और जो मेरी थीटा है ये दोनों ही कांस्टेंट नहीं होते, ये दोनों ही कांस्टेंट नहीं होते। ये क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। और जब भी मुझे वेरिएबल्स के अंदर कैलकुलेशन करनी हो तो मेरे पास एक ही मेथड आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मेथड मेरे को क्या बोलता है कि आप एक ई की वैल्यू नहीं ले सकते, तो आप कैलकुलेशन कैसे करोगे, क्योंकि आपके पास फॉर्मूला है फ्लक्स निकालने का, वो फॉर्मूला है ई वेक्टर और ए वेक्टर। तो ई हर जगह अलग अलग आ रहा है, यहां पर भी अलग है, यहां पर भी अलग है, या क्योंकि ऐसा है तो हम क्या लिख सकते हैं, ई ए कॉस थीटा।
तो ई की वैल्यू यहां पर भी अलग है, यहां पर भी अलग है, यहां पर, तो इस पूरे सरफेस में हम किस ई की वैल्यू ले हमें नहीं पता, क्योंकि एक जैसी वैल्यू नहीं है। यूनिफॉर्म के केस में एक जैसी वैल्यू थी तो हम डायरेक्ट क्या कर देते थे, पुट कर देते थे। यहां पर थीटा भी अलग अलग है, यहां पर एंगल अलग है, यहां पर एंगल अलग है, यहां पर अलग है, यहां पर अलग है, यहां पर अलग है, तो हम थीटा की भी कौन सी वैल्यू ले हमें नहीं पता है। तो जब भी नॉन यूनिफॉर्म का केस होता है तो हम क्या बोलते हैं, एक सरफेस ले लो, एक क्या ले लो आप, सरफेस। लेट से मैंने वापस से मैंने क्या बनाया, सेम सरफेस, इस सरफेस को मैंने क्या बना लिया, ये वापस से मैंने सरफेस बना लिया। यहां पर मैंने ले लिया वापस से एक पॉइंट क्यू चार्ज, और ये क्यू चार्ज हर डायरेक्शन में क्या डाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड डाल रहे हैं। मैंने बोला मैं एक छोटा सा एरिया लेता हूं, मुझे पूरा एरिया से कोई मतलब नहीं है, मैं एक छोटा सा एरिया लेता हूं। लेट से मैंने एक छोटा सा एरिया बनाया, ये रहा, इसको मैंने नाम दे दिया डीएस एरिया। इस एरिया को मैंने क्या नाम दे दिया, डीएस। मुझे इतने से एरिया में, क्योंकि ये बहुत ही एक छोटा एरिया है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन आएगी वो कैसी आएगी, सेम आएगी। इसी डायरेक्शन में मेरा क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बन जाएगा। इसी डायरेक्शन में क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बन जाएगा। यहीं पे क्या निकल के आ जाएगा, ई वेक्टर, और यहीं पे क्या निकल के आ जाएगा मेरा, डीएस वेक्टर। इसी में क्या निकल के आ जाएगा, डीएस वेक्टर। डीएस मेरा क्या है, स्मॉल एरिया, स्मॉल एरिया। तो अगर इस स्मॉल एरिया का मुझे क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है, तो मैं क्या बोलूंगा कि फ्लक्स लिंक्ड विद स्मॉल एरिया डीएस, लेट लिख लेते, लेट द फ्लक्स लिंक्ड विद द स्मॉल एरिया डीएस इज, उसको ले लेते हैं हम डी फाई, क्या ले लेते हैं, डी फाई ई। तो ये उस छोटे से एरिया की निकलने वाली क्या है, फ्लक्स है। तो डी फाई ई की वैल्यू क्या आएगी, अगर मैं क्या निकाल रहा हूं, डी फाई ई, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, हमें पता है ई, और ए की जगह हमें क्या लिखना है, डीएस, डीएस, और यहां पे आ जाएगा कॉस थीटा। यहां पे ए क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ए तो पूरा एरिया है, हमने एक छोटा सा एरिया लिया है, डीएस एरिया। क्योंकि मेरा थीटा की वैल्यू यहां पे 0 है, क्योंकि ए वेक्टर और ई वेक्टर की वैल्यू क्या है, बराबर। तो यहां अपन क्या लिखेंगे, हियर, यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, हियर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा कितना हो गया मेरा, 0। तो यहां से मेरा डी फाई ई कितना निकल के आ जाएगा, तो यहां से मेरा निकल के आ जाएगा ई डॉट डीएस, या आप क्या बोल सकते हो, ई डॉट डीएस। ये मेरा क्या निकल के आ गया, स्मॉल फ्लक्स लिंक्ड विद द स्मॉल एरिया। अब इसने बोला ये तो एक छोटा सा फ्लक्स बनाया आपने, ये आपने एक छोटा सा इतने से एरिया का आपने फ्लक्स बनाया, जो कि मेरे पास क्या आ गया, ई डॉट डीएस। ऐसे एक और फ्लक्स बनाओ, यहाँ पे एक और फ्लक्स बनाओ, यहाँ पर एक और फ्लक्स बनाओ, यहाँ पर एक और फ्लक्स बनाओ, सब में डीएस डीएस एरिया, एक और बनाओ, एक और बनाओ, और ये कंटिन्यू ऐसे चलता जाएगा पूरे सरफेस का। और सबको बाद में ऐड कर दो, सबको बाद में क्या कर दो, ऐड। तो मेरे पास पूरे सरफेस की क्या निकल के आ जाएगी, फ्लक्स निकल के आ जाएगी। अब सबको कैसे ऐड करते हैं, सबको ऐड करते हैं थ्रू इंटीग्रेशन। तो मैं क्या बोलूंगा, यहां पे लिख लेते हैं, तो मैं बोलूंगा ये मेरे पास छोटा सा फ्लक्स आया, ये मेरे पास क्या निकल के आया है, छोटा सा फ्लक्स निकल के आया है, डी फाई ई। इसको जब मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा, मतलब इंटीग्रेट कर दूंगा पूरे सरफेस के हिसाब से, तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, एक बड़ा फ्लक्स, पूरे सरफेस का फ्लक्स निकल के आ जाएगा, जिसको मैं क्या बोलूंगा, फाई ई। इंटीग्रेशन मतलब क्या है, सम ऑफ ऑल स्मॉल 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 एरिया फ्लक्स। जब जैसे प्लस करेंगे तो पूरे सरफेस का निकल के आ जाएगा मेरे पास बड़ा फ्लक्स। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी भाई, हमें पता है डी फाई, तो अपन क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन कितना है, ई डॉट डीएस, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू तो क्या है मेरे पास, 0 है। कॉस थीटा की वैल्यू 0 कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। अब यहां से वापस निकाल लेते हैं अपन फाई ई, जो कि मेरे पास कितनी आ जाएगी, इंटीग्रेशन ई डीएस। चाहो तो कॉस थीटा भी आप लिख सकते हो, बट हमें पता है थीटा की वैल्यू इतनी होती है, तो एग्जैक्ट फॉर्मूला तो क्या आ जाता है, ई डीएस कॉस थीटा। वैल्यू आप एक बार पुट मत कीजिए, बट अगर वैल्यू पुट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, ई डॉट डीएस ही आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्या निकल के आ जाता है, फ्लक्स लिंक्ड विद दी एरिया। तो ये मेरे पास निकल के आ गया कि कैसे हम इंटीग्रेशन करके पूरा फ्लक्स निकाल सकते हैं एक नॉन यूनिफॉर्म का, एक नॉन यूनिफॉर्म सरफेस का, या जब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होती है। होप यहां तक की चीजें आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। आगे देखते हैं, आगे हमारे क्या पॉइंट्स बोलते हैं, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस हेल्ड इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ द फोर्स
क्रॉसिंग द सरफेस इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस। वही चीज जो मैंने बताया, एक एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी पास हो जाती है, तो मेरे पास जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने क्वांटिटी या मैग्नीट्यूड उसका देखा, उसी को मैं क्या बोलता हूं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलता हूं। 50 पास हुई तो मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, 100 पास हुई वो भी मेरा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। इसमें डायरेक्शन का रोल नहीं होता, हमें तो बस इतना देखना है कि कितने एरिया से, भले इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, मेरी विंडो यहां पर है, इस डायरेक्शन में गई तो चलेगी, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। हाँ, इस डायरेक्शन में आके निकल गई तो उससे मुझे मतलब है, तो डायरेक्शन का रोल नहीं होता। एट लास्ट जितनी उससे पास कर गई उसको मैंने काउंट किया तो मेरा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल गया। इसलिए इसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, ये वेक्टर नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्शन का रोल इतना नहीं होता। तीसरे इसके ऐसे यूनिट क्या हो जाती है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये मेरे पास क्या निकल के आ जाती है, इसकी ऐसा यूनिट निकल के आ जाती है। तो होप यहां तक की बातें आपको अच्छे से समझ आई होगी। अब एक नई चीज सीखते हैं यहां से, और उस चीज का नाम क्या है, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम मेरी क्या कहती है, गॉस नाम के कौन आए थे सर, साइंटिस्ट हुआ करते थे। उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज बताई। क्या अच्छी चीज बताई, उन्होंने बोला कि अगर मैं एक वापस से क्लोज सरफेस लेता हूं, क्या लेता हूं मैं, एक क्लोज सरफेस, क्लोज्ड सरफेस लेता हूं मैं, क्या लेता हूं सर, एक क्लोज्ड सरफेस लेता हूं। लेट से मैंने एक सरफेस बनाया, ये मैंने क्या बना दिया, एक क्लोज सरफेस बना दिया, और यहां पर मैंने एक चार्ज को बिठा दिया। लेट से मैंने एक चार्ज बना दिया क्यू नॉट। क्या चार्ज बना दिया सर, मैंने एक चार्ज बना दिया, क्यू नॉट चार्ज बना दिया। अब ये क्यू नॉट चार्ज क्या करेगा, हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भेजेगा। हर डायरेक्शन में क्या भेजेगा सर, इलेक्ट्रिक फील्ड भेजेगा, हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। ये क्या निकल गई, मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकल के आ गए। अगर मुझे देखना है कि इस चार्ज ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई और इस सरफेस के साथ जो लिंक हुई वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना देगा, तो मैंने आपको बताया क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म है, सरफेस थोड़ा सा क्या है, अलग अलग है, तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की वैल्यू या थीटा की वैल्यू अलग अलग आएगी। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकता। वो डायरेक्ट फॉर्मूला तभी है जब इलेक्ट्रिक फील्ड की एक वैल्यू हो, थीटा की भी एक वैल्यू। ड्यू टू डिफरेंट वैल्यूज वी डू नॉट यूज दिस फॉर्मूला फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट ए। तो दूसरा क्या तरीका है, दूसरा सिंपल सा तरीका है, अभी हमने देखा कि इसके छोटे छोटे टुकड़े बना लो, इसके छोटे छोटे डीएस बना लो, जिनसे लिंक करवा दो फ्लक्स डी फाई, और सबको इंटीग्रेट करके लास्ट में क्या निकाल लो, फाई ई निकाल लो। हमने क्या बताया कि सबसे पहले एक डीएस एरिया ले लो, उस डीएस, ये भी एक डीएस एरिया है, ये भी एक डीएस एरिया है, ये भी एक डीएस एरिया है, ये भी एक डीएस एरिया। इस डीएस एरिया से जो फ्लक्स लिंक कर रहे हैं, अपन क्या कर रहे हैं, फ्लक्स लिंक कर रहे हैं, उसको नाम दे दो डी फाई ई, उसको नाम दे देते हैं डी फाई ई। और इस डी फाई ई को हम क्या करते हैं, अगर इस डी फाई ए से मुझे पूरे सरफेस का फ्लक्स निकालना है तो इसको अपन क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, और ऐड को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। ऐड होके ये मेरी बनी बड़े सरफेस या टोटल सरफेस की फ्लक्स। तो ये निकली कैसे, जब मैंने इसका क्या इंटीग्रेशन, किसका क्या, डी फाई ई का, तो मेरे पास लास्ट में वैल्यू कितनी निकल के आई, जो कि कितनी थी, ई ds cos थीटा, जो कि मेरे पास था e फाई ई। लेकिन हमारे गॉस ने बोला कि क्या बोला कि इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है कि मैं इस सरफेस की जो फ्लक्स है अकॉर्डिंग टू गॉस, अकॉर्डिंग टू गॉस, उसने क्या बोला कि मैं इस सरफेस की फ्लक्स एक फॉर्मूले से निकाल सकता हूं, जिसको उसने नाम क्या दिया, फाई ई। क्या बोला कि ये जो चार्ज है जिसको आप क्यू नॉट बोल रहे हो, क्यू नॉट, या आप ऐसे बोल सकते हो 1 में एफ साइलम नॉट इंटू क्यू नॉट, इस फॉर्मूले से भी मैं फ्लक्स को निकाल सकता हूं, जो कि क्या बनता है लास्ट में, फाई ई, क्यू नॉट अपॉन में ई नॉट। तो बोला इतनी मेहनत करने से अच्छा है सीधा चार्ज को मल्टीप्लाई करो 1/एफ साइलम नॉट से, तो भी सेम वैल्यू आएगी, अलग वैल्यू नहीं आएगी। इसी को क्या बोला गया, गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। उसने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। तो गॉस ने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम आप क्या बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसको हम क्या बोल सकते हैं, फाई ई,
linked with the surface, linked with the surface, with the closed surface, with the closed surface, linked with the closed surface is equals to q times q naught times 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू नॉट टाइम्स 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये स्टेटमेंट किसने दी थी? हमारे गॉस ने, जिन्होंने इस थ्योरी को क्या करवा दिया? रिप्लेस करवा दिया और बोला आप डायरेक्ट छोटे से फॉर्मूले से आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस से निकाल सकते हो। अब गॉस थ्योरम ऐसे तो एप्लीकेबल है, हर जगह काम आ जाती है, बट इसकी कुछ कंडीशंस होती है। इसकी क्या होती है सर? कंडीशंस होती है। आप क्या लिख सकते हो? कंडीशंस ऑफ गॉस थ्योरम, कंडीशंस ऑफ गॉस थ्योरम। क्या क्या मेरी कंडीशंस होती है? कंडीशंस ऑफ गॉस थ्योरम। सबसे पहली कंडीशंस क्या हो सकती है? कि इट इज एप्लीकेबल। क्या लिख सकते हो? इट इज एप्लीकेबल, एप्लीकेबल ओनली टू क्लोज सरफेस, क्लोज्ड सरफेस। कि अगर मेरा सरफेस ओपन है तो मैं गॉस थ्योरम नहीं लगा सकता। इसके लिए मैंडेटरी है कि मेरा सरफेस कैसा होना चाहिए सर? क्लोज्ड होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या बोलती है? हमें जो चार्ज लेना है वो कौन सा लेना है? जो सरफेस के अंदर हो, सरफेस के बाहर वाले चार्ज से मतलब नहीं है। तो क्या बोल सकते हैं? वी ओनली कंसीडर इलेक्ट्रिक फील्ड, या बोल सकते हैं वी ओनली कंसीडर चार्ज इनसाइड, we only consider the charge inside the closed surface। जो चार्ज मेरा क्लोज सरफेस के अंदर होगा उसी को मैं क्या करूंगा? कंसीडर करूंगा। लेट्स से इसको थोड़ा सा और समझते हैं। मान लेते हैं मेरा एक क्लोज सरफेस है, ये मेरा क्या आ गया? एक क्लोज सरफेस आ गया। यहां पर भी चार्ज है और यहां पर भी चार्ज है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है और ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं। ये भी क्या बना रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी सरफेस से लिंक हो रही है और ये भी सरफेस से लिंक हो रही है। तो मैं किसको कंसीडर करूंगा अकॉर्डिंग टू गॉस? तो मैं बोलूंगा मैं इस वाले को कंसीडर नहीं करूंगा, इस वाले को कंसीडर मैं नहीं करूंगा। आई ओनली कंसीडर चार्ज इनसाइड दी सरफेस। तो ये मेरा क्या हो गया? कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 3 क्या बोलती है? सिर्फ एक चार्ज को कंसीडर नहीं करना। अगर 5 चार्ज या 50 चार्ज भी किसी क्लोज सरफेस के अंदर है तो सबको कंसीडर करना पड़ेगा। लेट्स से इसको भी देखते हैं अपन। मान लेते हैं वापस मैं एक क्लोज सरफेस बनाता हूं। ये मैंने क्या बना दिया? एक मेरा क्लोज सरफेस। इस बार जो चार्जेस है ये 1 9 के 3 है। मैंने बोला एक भाई प्लस क्यू नॉट चार्ज है, एक मेरा माइनस 3 क्यू नॉट चार्ज है और एक मेरा प्लस 4 क्यू नॉट चार्ज है। तो अब मैं चार्ज क्यों लूंगा भाई? अकॉर्डिंग टू गॉस फॉर्मूला क्या है? फाई ई बराबर क्यू नॉट अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो क्यू नॉट है ये कौन सा होगा? ये इनका समअप होगा। तो ये क्यू नॉट की जगह कौन सी वैल्यू आएगी? इनकी कौन सी आएगी? आप बोलोगे प्लस क्यू, फिर क्या बोलोगे? माइनस 3 क्यू, फिर क्या बोलोगे? प्लस 4 क्यू। तो इनको अपन जब सॉल्व करेंगे तो मैं क्या बोलूंगा? प्लस क्यू प्लस 4 क्यू, मेरे पास कितना आ जाएगा? प्लस का 5 क्यू माइनस का 3 क्यू, तो क्या बन जाएगा? प्लस का 2 क्यू। ये वैल्यू इधर अपन पुट करेंगे तो मेरे पास फॉर्मूले में क्या वैल्यू बनेगी? फाई बराबर आप क्या बोलोगे? 2 क्यू नॉट अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो ये मेरा क्या बन जाता है? फॉर्मूला। तो एक चार्ज हो या भली 3 से 4 चार्ज हो, जितने भी इनसाइड होंगे आप सबको क्या करोगे? उनकी वैल्यूज कंसीडर करोगे, लेकिन बाहर वाले की कंसीडर आप नहीं करोगे। तो ये मेरी होगी कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 3 मेरी क्या बोलती है? कंडीशन नंबर 3 मेरी बोलती है कि जो क्लोज सरफेस होना चाहिए, आप क्या बोल सकते हो? थर्ड कंडीशन कि गॉसियन दिस थ्योरम एप्लीकेबल
एप्लीकेबल ओनली ऑन सिमेट्रिकल, ओनली ऑन सिमेट्रिकल क्लोज्ड सरफेस। ओनली ऑन सिमेट्रिकल क्लोज सरफेस का क्या मतलब है कि अगर मैं एक ऐसा सरफेस बना रहा हूं, ये मैंने क्या बना दिया, सरफेस बना दिया, जहां पे हर जगह ई अलग आ रहा है, ये मैंने क्या बैठाया, चार्ज क्यू नॉट, मैंने यहां पे बना दिया, यहां पे बना दिया, यहां पे भी आर अलग आ रहा है, यहां पर भी आर अलग आ रहा है, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, तो यहां पर भी ई अलग आएगा, लेट्स से यहां E1 हो जाएगा और यहां पर क्या बनेगा, मेरा E2 बनेगा, ये दोनों भी क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे, तो मेरी गॉसियन सरफेस काम नहीं करेगी, तो मैं इस पे फॉर्मूला क्यू नॉट अपॉन में एप्सिलॉन नॉट नहीं लगा सकता। हमें सिमेट्रिकल सरफेस चाहिए, सिमेट्रिकल सरफेस मतलब एक ऐसा क्लोज सरफेस चाहिए, एक ऐसा क्या चाहिए, क्लोज सरफेस चाहिए, जो अगर मैं यहाँ पे क्यू बिठा भी दूं तो इससे निकलने वाली सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सब आर डिस्टेंस पे हो, कैसी डिस्टेंस पे हो, आर, मतलब एक जैसा होमोजीनियस सरफेस होना चाहिए या सिमेट्रिकल सरफेस होना चाहिए। रफ या इररेगुलर सरफेस पे गॉस थ्योरम काम नहीं करती। ये कुछ कंडीशंस है जो आपको गॉस थ्योरम यूज करते टाइम लगानी पड़ेगी। अगर आप एक या एक से ज्यादा चार्ज क्लोज सरफेस में देख रहे हो तो सबको क्या करोगे, कंसीडर करोगे, क्लोज सरफेस होना चाहिए, लेकिन क्लोज सरफेस भी कैसा होना चाहिए सर, आपका सिमेट्रिकल या होमोजीनस होना चाहिए। तो इसी के साथ हमने कुछ कंडीशंस देख लिए। तो इसी के साथ अगर मैं गॉस थ्योरम का प्रूफ देखें, भी आपने तो बोल दिया सर कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यू नॉट अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आती है, इसका प्रूफ क्या है, तो प्रूफ देखते हैं अब थोड़ा सा। हम क्या देख रहे हैं, प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। हम क्या देख रहे हैं सर, प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। कैसे हम प्रूफ कर सकते हैं, तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें इमेजिन करना पड़ेगा एक गॉसियन सरफेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करने से पहले क्या करना पड़ेगा हमें, फर्स्ट ऑफ ऑल वी इमेजिन अ गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस क्या होता है, एक ऐसा क्लोज सरफेस जो सिमेट्रिकल भी और क्या हो, होमोजीनियस भी हो। तो लेट्स से हम क्या बना लेते हैं, गॉसियन सरफेस। ये मैंने क्या बना लिया, मेरा एक गॉसियन सरफेस बना लिया। इसके बीच में हम एक चार्ज को बिठा देते हैं, इसके बीच में हमने क्या बिठा दिया, एक चार्ज को, जिसको मैं नाम दे दिया क्यू नॉट नाम दे दिया, और इससे जनरेट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड्स। इससे हमने क्या जनरेट करवा दी, ये मैंने करवा दी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स इससे हमने क्या करवा दी, जनरेट करवा दी। क्योंकि ये हमारा होमोजीनियस सरफेस है और सिमेट्रिकल सरफेस है, मतलब इन सब में आर क्या है, सेम है। लेट्स से मैं एक पॉइंट जो कि क्या आ रहा है, गॉसियन सरफेस पे आ रहा है, मैं एक पॉइंट निकालता हूं। मैंने बोला कि मुझे चाहिए, क्या चाहिए, इस पॉइंट पे लेट्स से क्यू है, ये मेरा क्या है, क्यू है, और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, आर है। तो अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूं, जो कि मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, ई बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो यहां से ई मेरे पास कितना आ जाएगा, मेरे पास ई आ जाएगा 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आई है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज ऑन दी सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज ऑन दिस सरफेस। ये मैंने क्या निकाल दी सर, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दी। अब अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाहूं, मैं इसी सरफेस पे क्या निकालना चाह रहा हूं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा, अगर मैं क्या निकालना चाह रहा हूं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए मैंने क्या बोला कि भाई हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो कि क्या होता है सर, ईडीएस कॉस थीटा। तो अगर मैं एक स्मॉल सरफेस, मैंने बोला एक छोटे से सरफेस जिसको मैं एरिया क्या ले रहा हूं, डीएस ले रहा हूं। कितना एरिया ले रहा हूं सर, मैं डीएस एरिया ले रहा हूं, छोटा सा एरिया ले लिया डीएस, ये मैंने क्या ले लिया, डीएस। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू स्मॉल एरिया ds इज इक्वल टू, हम क्या ले लेते हैं, डी फाई। और यहां से मेरे पास डी फाई की वैल्यू कितनी आएगी, जो कि क्या है, मेरे स्मॉल एरिया के फ्लक्स
और इसको पता है हमने अच्छे से, जिसको हमने क्या कर रखा है, ए ds cos थीटा। कितनी वैल्यू आती है, ई ds cos थीटा। अब अगर मुझे पूरी बड़ी फ्लक्स चाहिए, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो मेरा d phi e आया है वो कितना आया होगा, e इंटू, यहां सीधा सीधा लिखते हैं, e की जगह में सीधा वैल्यू पुट कर लेता हूं 1/4 पाई एफ साइलम नॉट इंटू क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर। ये मेरी किसकी वैल्यू आ गई, e की वैल्यू आ गई, इंटू हम क्या कर सकते हैं इसमें ds। और ये क्योंकि सिमेट्रिकल सरफेस है जहां पे मेरा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा कितना होगा, 0। यहां से क्योंकि सरफेस मेरा सिमेट्रिकल है तो एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कितने होंगे, 0 डिग्री के एंगल पे होंगे। तो यहां से cos थीटा कितना हो जाएगा मेरा, 0। तो यहां पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 वैल्यू आ जाएगी। तो ये मेरे पास क्या निकला, d phi e। अगर मुझे पूरे सरफेस का निकालना है, ठीक है, अगर हम क्या निकाल लेंगे, पूरे सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, इसको हम क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस। इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस, जो कि मेरे पास कितना आ जाएगा 1, या आप सीधा लिख सकते हो d phi। इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो यहां से मेरे पास क्यू ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये मेरा क्लोज सरफेस हो गया, ये वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एफ साइलम नॉट इंटू क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर इंटू ds। और यहां पे मैंने क्या बोला, हियर हमारा 1/4 पाई एफ साइलम नॉट हो गया, हमारा क्यू नॉट हो गया, हमारा आर हो गया, ये सब क्या है, कांस्टेंट है। ये क्या है, कांस्टेंट। और अगर ये कांस्टेंट है तो मेरा ये इंटीग्रेशन से क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं, हम इनको इंटीग्रेट नहीं करते। तो यहां से मेरे पास phi e की क्या वैल्यू आएगी, ये सब क्या आ जाएंगे बाहर, 1/4 पाई एफ साइलम नॉट इंटू क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर। और सिर्फ इंटीग्रेशन किसका होगा, ds का होगा। अगर ds एक स्मॉल एरिया है और मुझे इस पूरे स्फीयर के एरिया को क्या करना है, लाना है, तो मुझे पता है पूरे स्फीयर का एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। हम यहां पे नोट करके लिख सकते हैं, एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है हमारा, एरिया ऑफ स्फीयर कितना हो जाता है, इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस ds के बदले हम क्या लिख लेंगे, ये किस में कन्वर्ट हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर में। तो यहां से मेरा एफ साइलम नॉट कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एफ साइलम नॉट इंटू क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। यहां से मैं एक चीज देखूंगा, क्या चीज देखेंगे सर, कि मेरा 4 पाई से 4 पाई कट गया, मेरा आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी कट गया। तो यहां से मेरे पास जो वैल्यू आई है वो वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी सर, पाई ई। कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1/एफ साइलम नॉट इंटू क्यू नॉट। और यही मेरा क्या होता है, गॉस थ्योरम। यही मेरा क्या हो गया, प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। तो ये पूरी कैलकुलेशन है जो आपको क्या करती है, प्रूफ करके देती है कि जो आप इंटीग्रेशन वगैरह करते हो लास्ट में उसकी कैलकुलेशन इसी पे आ जाती है। लेकिन ये अपन को एप्लीकेबल कब करनी है, सम कंडीशंस के साथ। विदाउट कंडीशंस हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते। और कंडीशंस मैं आपको अच्छे से बता चुका हूं कि गॉस सरफेस को यूज करने के लिए हमें क्या क्या कंडीशंस रखनी पड़ती है। तो ये बातें हो गई गॉस थ्योरम की। तो आई होप आज का जो वीडियो लेक्चर है ये आपके लिए क्या हुआ, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहा होगा। आज के वीडियो लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ लिया सर, आज सबसे पहले हमने एरिया वेक्टर को समझा कि एरिया वेक्टर क्योंकि एक वेक्टर होता है, एरिया के आगे मैंने नाम ही लगा दिया वेक्टर, तो उसमें डायरेक्शन होगी। डायरेक्शन हमारी क्लोज सरफेस के लिए हमेशा कैसे होती है, आउटवर्ड डायरेक्शन होती है। और नॉर्मल टू सरफेस, सरफेस से कैसे बनेगी, 90 डिग्री का एंगल बनेगी। फिर हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक पर्टिकुलर एरिया से निकल जाती है उससे लिंक करती है, ठीक है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल देते हैं। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होती है क्योंकि डायरेक्शन से मतलब नहीं है, भले वो नॉर्थ में आए, साउथ में आए, किसी भी डायरेक्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आए, अगर पर्टिकुलर एरिया पे लिंक करी मैं तो उसको 1 काउंट कर लूंगा और वही मेरा क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझते हुए हमने किस पे चले, हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझते हुए हम आगे चले कैसे एक यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालते हैं। और इसी को समझते हुए हमने गॉस थ्योरम को अच्छे से समझ लिया, उसके फॉर्मूले को समझ लिया, उसकी कंडीशंस को समझ लिया और हमने उसका प्रूफ भी देख लिया कि कैसे जो हम सेम मेथड यूज कर रहे थे एक नॉन यूनिफॉर्म को निकालने में, हमने वही किस में कर लिया, हमने गॉस वाले फॉर्मूला में कर लिया। तो आई होप
आप घर पे इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।